का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों के हवाले से और बताएंगे कि पाकिस्तान नामा का आज कौन सी खबरों को हिस्सा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी लाहौर में जराइम बढ़ गए हैं और बात की जाएगी पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कि पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में इजाफा हो चुका है और मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई हैं, गहमा गहमी अपने उरूज पर है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल हो गए हैं। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की शरह में इजाफा हो गया है। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान समेत संगीन जराइम की 37,952 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात शाहिद रिजवी हमें बताएंगे। शाहिद रिजवी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आए हुए 100 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन जो वारदातें हैं उनमें इजाफा अभी भी जारी है। पुलिस क्या कर रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो है हुकूमत बने हुए जो है 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जो है हुकूमत 100 रोज़ मुकम्मल अपने कर चुकी है। अगर बात की जाए लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की इस दौरान जो है मुस्लिम लीग नून की जो नई हुकूमत बनी है, जब से वज़ीर आला पंजाब का ताज जो है मरीम नवाज शरीफ ने संभाला है, उनकी हुकूमत के बनने के बाद जो है स्ट्रीट क्राइम में जो है इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए शहर में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती कत्ल, अगवा बराए तावान, राजनी झपट्टा, कार चोरी, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें जो हैं, इनकी कुल तादाद जो है 100 रोज़ के दौरान 37,952 जो है पुलिस अदाद शुमार के मुताबिक रिकॉर्ड की गई है। बात की जाए शहर में 100 रोज़ के दौरान जो है डकैती कत्ल की 8 वारदातें हुई हैं। इसी तरह अगवा बराए तावान की 7 हैं, कत्ल की 123, इक़दाम कत्ल की 241 वारदातें हैं, जबकि डकैती की 23 हैं, राजधानी की 3,212 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, झपट्टा मारने की 2,294 वारदातें। इसी तरह जो कार छीनने की 2 वारदातें हैं, मोटरसाइकिल छीनने की 325 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह दीगर व्हीकल छीनने की भी 8 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। पुलिस अदाद शुमार के मुताबिक जो है मोटरसाइकिल चोरी की 4,778 वारदातें हैं, कार चोरी की 122 वारदातें हैं, दीगर व्हीकल चोरी की 361 वारदातें हैं। नकब जनी जो जिसको घर की चोरी कहा जाता है, उसकी 895 वारदातें हैं। मुतफरक चोरी की 25,553 वारदातें रिकॉर्ड हुई हैं। पुलिस अदाद शुमार के मुताबिक वारदातें जो हैं बड़ी हैं। शहरियों का शिकवा है कि उनका माल मसरूका जो लूट के ले गए हैं डाकू, चोर, लुटेरे, वो पुलिस जो है रिकवर करने में नाकाम दिखाई देती है। जी ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करें, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में इजाफा। गुज़श्ता 1.5 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी के असरात हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में माहाना 26% इजाफा हो गया है। गुज़श्ता 1.5 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये 84 पैसे कमी आई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में इजाफा देखने में आ रहा है और जो प्राइसेस हैं वो भी डिक्रीज़ हुई हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक तो जो कीमतें डिक्रीज हुई हैं, 16 रुपये से ज़्यादा जो है डीजल उसकी कीमत में कमी आई है फी लीटर, और 20 से 84 पैसे जो है पेट्रोलियम मसनूआत जो पेट्रोल है उसकी कीमत में कमी आई है। और इसके अलावा जो स्मगलिंग है उस पर भी काफ़ी हद तक काबू पाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब तलब में इजाफा हुआ है। इसकी एक और बुनियादी वजह डीजल की जो तलब में इजाफा हुआ है, वो यहाँ जो इस वक्त चावल की फसल है वो काश्त होना शुरू हो गई है, जिसमें डीजल का ज्यादा अमल दखल है, खासतौर पर ट्यूबवेल से होते हैं या ट्रैक्टर वगैरह चलाए जाते हैं, तो पानी बहुत ज्यादा लगता है इस फसल को। जब ये इसकी उगाई होती है तो इसमें लाभ वगैरह लगानी होती है, तो पानी खड़ा हो खेत में, तो फिर उसके लिए ट्यूबवेल ज्यादा चलाने पड़ते हैं। तो ये 2-3 वजूहत है जिसकी बिना पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। खासतौर पर जो कीमतें कम होती हैं तो तलब में इजाफा होता है, जब कीमतें ज्यादा हो जाती हैं तो फिर तलब कम हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा इसमें फैक्टर है। और मजीद ये इम्कान है कि आइंदा 15 तारीख को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल होगा, उसमें भी पेट्रोल की और डीजल की कीमत में कमी वाक़ई होने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अशरफ मेहताब। ईद कुर्बान करीब है, मगर लाहौर की मवेशी मंडियों में खरीदार ना होने के बराबर हैं। कीमतें ज़्यादा होने पर गाहक जानवर खरीदने में नाकाम हैं। खरीदारों का कहना है कि कई घंटे मंडी घूमने से भी जानवर नहीं मिल रहा। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं लाहौर से अब्दुल वहाब शाहिद से। अब्दुल वहाब शाहिद, बताइएगा, ईद कुर्बान करीब है लेकिन मवेशी मंडियों में गाहकों का रश नहीं है, क्या वजह है?
जी बिल्कुल, ईद में कमोबेश 10 रोज़ बाकी हैं और मवेशी मंडी की सूरत हाल से आगाह करूँ तो कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि गाहक जो है वो यहाँ पर जानवर ख़रीद नहीं सकता। चूँकि अगर बात करें तो कीमतों के हवाले से तो जो बकरा अगर किसी ने लेना है तो उसको एक बकरा कम अज़ कम जो है वो 80 से 1000 से 1 लाख रुपए का मिल रहा है और ये सूरत हाल यहाँ पर देखने में आ रही है। जबकि बड़े जानवर की बात करें तो बड़ा जानवर भी जो है यहाँ पर उसको हाथ नहीं लग पा रहा। कुछ यहाँ पर गाहक मेरे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पर जानवर खरीदने के लिए आए थे, इनसे बात करते हैं। आप बताएं भाईजान, कौन से जानवर खरीदने के लिए आए? हम बड़ा जानवर खरीदने के लिए आए थे, लिहाजा हमारी कोई बनी नहीं है। यहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं पैसे अपने वो हिसाब से मांग रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जानवर इतने का है नहीं है। तो लोगों के पास जो जिस तरह का सिस्टम है उस तरह के हिसाब से वो अपना कर रहे हैं, मेंटेन जिस तरह भी कर रहे हैं। तो वजह ये है कि हमें जो जानवर चाहिए कि हमारी रेंज है इतनी लाख है या 80,000 है, उस हिसाब से हमें जानवर मिलना चाहिए, ठीक है। और ये जानवर है 1 लाख का, वो जानवर के पैसे मांगते हैं 3 लाख 2.5 लाख 25 लाख 20 लाख। और जानवर घर से बंदा ज़हन बना के आता है कि यार मैंने लाख का जानवर लेना है, तो वो जो है ना वो बंदे की उम्मीद वो नहीं पूरा उतर रहा ना। मंडी में गाहक जो है वो इस वक्त बिल्कुल नहीं है और दुकानदार जो व्यापारी हजरात हैं वो गाहकों की राह देख रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल वहाब, बहुत शुक्रिया। आगे कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में भी ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरी ईद का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमाद अली व्यापारियों के साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि व्यापारी क्या कहते हैं इस मरतबा। जी हमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जोश और खरोश से जारी हैं। ईद कुर्बा का जानवर खरीदने के लिए जो है बड़ी तादाद में लोग मवेशी मंडियों का रुख करते हैं। तो जब वो इनकी कीमतों का पूछते हैं तो मायूस जो है वो दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद हैं जो बैल फरोख्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे जानते हैं, सर ये बैल कितने का है बताइएगा, और ये बताइएगा गाहक आते हैं वो पूछते हैं खरीदने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? यार इस बैल का कीमत है 5 लाख रुपया। ग्राहक आते हैं तो पूछ कर चले जाते हैं, समझ गया। ग्राहक फिलहाल कोई नहीं है। तो मतलब आप ये बताएं, 5 लाख बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं है इसके लिए? नहीं तो वजन का हिसाब से किधर इतना 5 लाख ज्यादा है इस पे, समझ गया। बस ग्राहक आके चक्कर मारते वापस चला जाते हैं। तो आपने इस पे खर्चा वगैरह भी किया होगा? खर्चा इन लोगों का दिन का तकरीबन 2500-3000 दिन का खर्चा है, समझ गया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ख़रीदार आते हैं वो यहाँ पर जो है पूछते हैं और वापस चले जाते हैं। 5 लाख इस बैल की इस वक्त जो है ये कीमत बता रहे हैं। तो शहरी जो है ख़रीदारी के लिए जब आते हैं ईद कुर्बा का जानवर ख़रीदने के लिए, चाहे बकरों की बात करें या बैल वगैरह की बात करें, तो 4-5 लाख से कम में जो है वो बैल नहीं मिल पाते। तो वहीं पर जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि जो बैल है वो दिन का 4 से 5 हज़ार रुपया खा जाती है। हमें भी जो है नफ़े में नहीं है कि हम इनको बेच दें और नुकसान अपना उठाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोयटा के बाद फैसलाबाद का रुख करते हैं। तो फैसलाबाद में भी ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में जो गहमा गहमी है वो देखने में आ रही है। व्यापारी दूर दराज से अपने जानवर लेकर मंडियों में पहुंच गए हैं। व्यापारी कीमतें पूरी ना मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास शराज से। जी वकास, व्यापारी क्या कहते हैं? बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ चुकी हैं। बड़ी तादाद में ख़रीदार भी यहाँ पर आ रहे हैं। भाव का सिलसिला भी जारी है। व्यापारियों की जन्म से जो खूबसूरत जानवरों को यहाँ पर लाया गया, जिसमें बैल भी हैं, छोटे जानवर भी हैं, उनको लाया गया। और यहाँ पर ख़रीदारों की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपने कुर्बानी के जानवर को लेकर घर पहुँचे। व्यापारी कहते हैं कि इस कदर मेहनत ज़्यादा हुई है इनकी जो परवरिश करने में, तो इस वजह से जो है उस कदर दाम भी नहीं मिले, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ पर व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, इस वक्त क्या सूरत हाल है मंडी में? सूरत हाल माशाल्लाह मंडियाँ लग गई हैं, जानवर सज गए हैं, ग्राहकों का भी आना जाना फुल अरूज पे है, विजिटर्स आ रहे हैं। लेकिन जो रेट्स हैं वो बिल्कुल हमारे मुताबिक नहीं मिल रहे। बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस लगा रहे हैं कस्टमर। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमारा भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा आया जानवरों पे। जानवरों की कॉस्ट बढ़ गई है और लोग अभी कॉस्ट देने को तैयार नहीं है। कहना है कि जिस कदर उन्होंने मेहनत के साथ इन जानवरों को पाला है, लेकिन उस कदर उनको दाम नहीं मिले, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ी है। लेकिन ख़रीदारों का एक शिकवा है कि महंगाई है, महंगाई की वजह से यहाँ पे आते तो ज़रूर है, लेकिन विंडो शॉपिंग तक महदूद हैं। जी
बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा से कबल बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर से कॉन्गो वायरस सर उठाने लगा है। कोयटा के फातिमा जिन्ना चेस्ट अस्पताल में कॉन्गो से मुतासिरा 4 मरीजों को दाखिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हनीफ आज़ई से जानते हैं, जो कि इस वक्त MS फातिमा जिन्ना अस्पताल के साथ ही मौजूद हैं। हनीफ आज़ई, MS क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से कबल बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर कॉन्गो वायरस ने जो है सर उठाना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पर 4 मरीज़ को जो है वो दाखिल किए हुए। इस वक्त MS फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर अली अहमद रेकी साहब मेरे साथ मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, बताए टोटल कितने पेशेंट जो है वे एडमिट हुए, एक हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए? थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग यहाँ आए। इसमें ये है कि हम लोगों के पास टोटल 4 पेशेंट थे। 4 में से आज एक को हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया। हमारे पास टोटल 3 पेशेंट हैं इस वक्त हॉस्पिटल में। तो उनके लिए ये हम लोगों ने किया कि उनको सारे जो मेडिसिन है, सपोर्ट है, उनको जो प्लेटिलेट हम लोग ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जितने हो रहे हैं हम लोग उनसे वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं इक़दामात की बात हम करें, इक़दामात हम लोगों को सबसे पहले ये करनी चाहिए कि जहाँ बॉर्डर से मुख्तलिफ़ जगहों से माल मवेशी आ रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम वहाँ पे इनको स्प्रे किया जाए। लाइव स्टॉक से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ से आते हैं, एक तो इनकी रोक इक़दामात के लिए उनको स्प्रे किया जाए। और दूसरी बात, जब यहाँ लोग पीढ़ी पे जाते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट पहले भी किया है, अभी भी करूँगा कि जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, बच्चे हैं, ख़ासकर वो पीढ़ी में नहीं जाना चाहिए उनको, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। और जो लोग जाते हैं, कम से कम ये एक प्रोटोकॉल अपनाएं, कम से कम ग्लव्स, मास्क और लॉन्ग शूज़ उनको पहननी चाहिए। और यहाँ पे भी डेली की बेसिस पे अगर माल मवेशियों को स्प्रे किया जाए तो बेहतर ही होगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना का कहना है कि हॉस्पिटल में 4 मरीज जो थे वो एडमिट थे, एक जो है आज उसको डिस्चार्ज कर दिया, जबकि 3 मरीज अब तक जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसी के साथ डॉक्टर ने जो है मजीद बताया, आवाम से अपील की है कि जहां भी मवेशी मंडी में जाते हैं वो एहतियाती तदाबीर जो इस पर अमल करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। बात करते हैं महकमे औकाफ मुल्तान बिजली की बचत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना कर सका। 6 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया सोलर सिस्टम ताहाल फाल ना हो सका। 900 सोलर प्लेट से दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, शाह रुकन आलम, शाह शम्स और हज कॉम्प्लेक्स को बिजली फराहम की जानी थी। मनसूबे पर ताहाल कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, इमरान हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से। इमरान अरशद जट, जी बताइएगा, अभी तक कोई पेशरफ्त ना हो सकी इस मंसूबे में? जी बिल्कुल, ये 6 करोड़ रुपए की लागत से जो है 900 सोलर प्लेट का मंसूबा था। और इन प्लेटों में जो है दरबार हजरत शाह रुकन आलम, दरबार हजरत ज़करिया और शाह शम्स और महकमा औकाफ के साथ साथ जो हज कॉम्प्लेक्स है उसकी बिल्डिंग के ऊपर इंस्टॉलमेंट इनकी करनी थी। और तवानाई के इस मंसूबे से जो है दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया को 180, दरबार शाह रुकन आलम को 338 किलोवाट, जबकि दीगर जो है वो जो इदारे थे उनको बिजली प्रोवाइड करनी थी। लेकिन ये मंसूबा एक तो दरख्तों के बिल्कुल दरमियान में बनाया गया, जिसकी वजह से ये मुनासिब ही नहीं था कि इसके ऊपर सूरज की मुकम्मल शुआएं पड़ती। और उसके साथ साथ ये अब बिल्कुल गैर फाल हो चुका है और जो प्लेट्स हैं उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। जो ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं, जहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। चीन के दौरे पर हैं और यहां पर उनका वफ्द भी साथ में ही मौजूद है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के कायमा कमेटी की चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा बीजिंग के मनाजिर हैं जी, यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं और यहाँ पर मुलाकात अहम मुलाकात है चीन की सरमायाकारी के हवाले से जो कि पाकिस्तान में की जाएगी। और यहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की जाएगी और अता तारर भी मौजूद हैं और दीगर सीनियर क़यादत भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही मौजूद है। आपको बताते चलें, चेयरमैन की मुलाकात होगी वज़ीर आज़म
पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ, और यहाँ पर अहम उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान की मिस्र माकारी के हवाले से चीन की जो दोस्ती है, लाजवाल पाकिस्तान से दोस्ती, और सी पैक के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। सी पैक का दूसरा मरहला क्योंकि जो कि शुरू होगा, उसमें भी मदद की जाएगी। चीन मदद फराहम करेगा पाकिस्तान की, और यहाँ के जो मनाजिर अभी आपको दिखाए जा रहे हैं बीजिंग के मनाजिर हैं, और दौरे पर चीन के पहुँचे हुए हैं शहबाज शरीफ, जहाँ पर उनकी सीनियर क़यादत भी मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने मुआशरे की खिदमत करने पर खूब खराज तहसीन पेश किया है। कामयाब इनाकात पर मुबारकबाद भी पेश की गई है। चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है, ये कहा गया है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म की दौरे चीन पर अहम मुलाकातें, अभी मज़ीद मुलाकातें भी होंगी, जिनके हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट किया जाएगा। वज़ीर आज़म का चेयरमैन से मुलाकात में आपको ये मनाजिर जिसके दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के नेशनल पीपल कांग्रेस के चेयरमैन से मुलाकात, और ख़िदमत पर मुआशरे के लिए उनकी खिदमत पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। आपको बताते चले चेयरमैन ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने बहुत साथ दिया है पाकिस्तान का, और शहबाज शरीफ की खिदमत को भी सराहा, और कहा कि एक दूसरे के बुनियादी मफादात की हिमायत का इरादा भी किया गया है। ये मनाजिर जो आपको दिखाए जा रहे हैं चीन में, यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम जो सीनियर क़यादत है वज़ीर आज़म के हमरा, जो उनका वफ़द पहुँचा है चीन में, और चीन की सीनियर क़यादत भी उन्हीं के हमरा मौजूद है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। कोयटा में जिला इंतजामिया ने बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेकरी मालिकान ने इंतजामिया के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। बेकरी मसनूआत की कीमतों में कोई कमी नहीं लाई गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोयटा में अपने नुमाइंदे हमाद अली से, जो कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर कोयटा साद बिन असद के साथ ही मौजूद है। जी हमाद बताइएगा, डिप्टी कमिश्नर क्या कहते हैं इस हवाले से? इस वक्त मैं कोयटा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर कोयटा साद बिन असद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जो है रोटी की तो कीमतें जो है वो कम ना हो सकी, साथ में जो बेकरी के आइटम्स हैं इनमें जो है कमी नहीं लाई गई। बेकरी जो मालकान हैं उनकी जानिब से जो इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसको उन्होंने हवा में उड़ा दिया। तो हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कोयटा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो सर क्या कहेंगे, ये जो एक तो तंदूर एसोसिएशन वाले आपने बात की, वो जो है अपनी मनमानी रेट जो है उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं, साथ में जो बेकरी मालकान हैं इन्होंने भी अपने रेट मुकर्रर किए हुए हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? देखिए, बेकरी के हमने कुछ आइटम्स हैं जिनको हमने नोटिफाई किया, जिसके अंदर आपका आटा इस्तेमाल होता है और उसकी प्राइसेस कम हुई हैं तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके अंदर आपकी डबल रोटी है, आपके बिस्किट्स हैं कुछ, और मिठाई वगैरह कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो हमने उसमें नोटिफाई की। अब क्योंकि ये बेकरी आइटम्स पहले हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में नहीं थे, तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। उसके बाद इधर से हमने भी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के थ्रू इसको एसेंशियल कमोडिटी में इंसर्ट किया। अब ये पहली दफ़ा ये बेकरी के आइटम्स के ऊपर, इन 3-4 आइटम्स के ऊपर जो है हमने प्राइसेस नोटिफाई किए हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि बेकरी मसनूआत की जो कीमतें हैं जिसमें डबल रोटी है, साथ में जो है पेस्ट्री वगैरह है, केक रस हैं, इनकी जो मसनूआत हैं इन पर अमल दरामद करने के लिए जो है जो बेकरी मालकान हैं इनके ख़िलाफ़ जो है न सिर्फ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी बल्कि इनको जो है गिरफ़्तार भी किया जाएगा और इनकी जो बेकरी हैं वो सील भी की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पिंड दादन खान में बुध को आने वाले तूफ़ान ने कान नमक के आपको बताएं कि स्ट्रक्चर को बुरी तरह से मुतासिर किया है। हिफाजती जंगले, दीवारें और बिजली की तारें टूट गई हैं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने से अंदरून कान ट्रेन की आम तरफ भी बंद हो गई है। कान नमक सयाहों के लिए बंद कर दी गई है। PTMC ज़राए के मुताबिक नमक के कान की मुरम्मत में 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने से अंदरून कान ट्रेन की आम तरफ भी बंद हो चुकी है और निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। इसके अलावा PMDC के मुताबिक कान की मुरम्मत में 2 से 3 रोज भी लग सकते हैं। पिंड दादन खान में तूफान से नमक की कान का स्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। इसके अलावा हिफाजती जंगले, दीवारें और बिजली की तारें भी टूट गई हैं।
कोयटा में सड़कों के बाद पुलों की हालत भी खस्ताहाली का शिकार होने लगी है। सुरयाब रोड और डबल रोड लिंक पुल में हिफाजती दीवार के सरिये गायब होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं मोहम्मद हनीफ बासई से। जी मोहम्मद हनीफ, बताइएगा, सरिया भी गायब होना शुरू हो चुका है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, कोयटा शहर में रोडों के बाद अब पुलों की भी हालत जो है वो खस्ताहाल होते जा रहे हैं। इस वक्त में मौजूद कोयटा के सरियाब और डबल रोड लिंक पुल पे मौजूद हैं, जहाँ पे जो सेफ्टी वाल है उन्होंने नशई अफराद ने जो उसको तोड़ के सरिये निकाल दिए, जो किसी भी वक्त बड़ी हादसे का सबब बन सकते हैं। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते तो काफ़ी दूर दूर तक जो इनके सरिये निकाले गए हैं और ये किसी भी वक्त मोटरसाइकिल सवार और साइकिल सवार के लिए किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मस्जिद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, इस पुल को जो है वो तोड़ा गया है? हुकूमत बलूचिस्तान से गुजारिश करता हूं कि सर इस पर थोड़ा सा तवज्जो फरमाए। बुख्ची साहब को कहता हूं थोड़ी सी जल्दी तवज्जो फरमाए, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत परेशान हाल है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, का कहना है कि कई मरतबा यहाँ पे हादसे भी रोनमा हो चुके, कई मरतबा 15 पे कॉल भी की, कोई रिस्पांस ना होने की वजह से शहरी जो है काफ़ी मायूस हो गए। शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्शी से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इसका नोटिस लिया और ये इस वाक़े में जो मुलविस अफराद है, जो मंशियात के आदी अफराद जो ये सरिये निकाले, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करें। अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं, जहां पर मुर्तज़ा वहाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तीन आपने सवाल किए, तीनों बड़े हैं। में पहली चीज़ ये कानून साजी हो गई है। ये मेरे दौर में जब मैं वज़ीर कानून था, हमने असेंबली से लॉ पास करा के उसको गज़ेट करा लिया। अब वो जो कड़े लगने हैं, वो जो गैजेट लगेगी जिसके बेसिस के ऊपर ट्रैकिंग की जाएगी, वो मैन्युफैक्चर होने, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपके पुलिस हुकाम जो है उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात कर रहे हैं ताकि वो अच्छे रेट्स पे आपको चीज़ मिल जाए और आसानी से दस्तयाब हो, ताकि आप अपने हैबिचुअल ऑफेंडर्स को ट्रैक डाउन कर सकें। जो लोग बेलें, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक लीडर साहब ने पहले चेयरमैन नैब के लिए बहुत बुरा भला बोला, 2 दिन के बाद फिर उसी चेयरमैन नैब से माफ़ी मांगी। फिर उसी लीडर ने अभी जो है कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी फुर्तियों के साथ, बड़ी भड़कियों के साथ, फिर 2 दिन के बाद बोल के माफ़ी मांग गया कि जी मेरा ये मकसद ये नहीं था। ओ भाई, या तो इतनी करेज रखो, जो कहते हो उस पर अमल करो, जो कहते हो उस पर खड़े रहो। अगर बाद में आपने माफ़ियाँ ही मांगनी है तो फिर ऐसी बात करो ही नहीं। तो खैर, कहने का मकसद ये था कि हम चाहते हैं कि असेंबली का माहौल बेहतर हो, हम चाहते हैं कि सूबे का माहौल बेहतर हो। हम सूबे में अमन अमान के ज़िम्मेदार भी हैं और हमारी प्रायोरिटी भी है। चीफ मिनिस्टर साहब हों, होम मिनिस्टर साहब हों, IG हों, सब की ये कोशिश है। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ख़ास तौर पर कराची आए और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की, और जो भी फुकदान है किसी चीज़ों में, अगर पुलिस को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेटेस्ट वेपन्स की ज़रूरत थी, तो वो प्रोवाइड करने के लिए पैसे दिए गए। सेफ सिटी की बात है, सेफ सिटी का एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, जो आपके मेन हाईवेज़ का था, जो आपके कराची शहर में आने जाने के रस्तों का था। दूसरे फेज़ का भी पैसे जो हैं वो रिलीज़ किए गए, अभी होम डिपार्टमेंट ने किए। तो सीरियसनेस है, प्रायोरिटी है। हमारा प्रेसिडेंट साहब का अहकामात ये हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात ये हैं कि हर हाल में सिंध भर में अमन कायम करना है, ताकि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ, लोग खुली फ़िज़ा में अपना जो है काम कर सके। हाँ, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अगर आप क्राइम रेशो पूरी दुनिया से देखेंगे, मैं इसको फिर दोबारा कोई कंपैरिजन नहीं दे रहा हूँ कि कराची का क्राइम कम हो रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है, और जब पूरे पाकिस्तान पे यहाँ पे गैर कानूनी तारीख वतन भी इस मुल्क में रह रहे हैं और सारे भी चैलेंजेस हैं, उन सारे चैलेंजेस के बावजूद पुलिस की जिम्मेदारी और डे बाय डे पुलिस को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो इस मौके पे मैं समझता हूँ हम आज भी अमन का पैगाम देते हैं। हम नहीं चाहते कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सियासत चमकाने के लिए खामाखा इस तरह की बात हो। MQM का जो असल काम है वो अपना काम करें, सियासत करें। हाँ, उनको अगर अमन अमान पे इशूज़ हैं वो रेज़ करें,
उसके तरीके हैं, रेज करें बैठकर। बाकी नारे लगाना, हुकूमत को गालियाँ देना, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब अमल था। तो यही चंद गुजारिशात थी। तो मैंने कहा कि जी देखिए जी, मैं बताऊं कि गैर कानूनी तारीकी वतन के खिलाफ कोई मुहिम बंद नहीं हुई है। आज भी इदारे मौजूद हैं और इदारे अपना काम कर रहे हैं। अब वो रोज़ाना बैठ के हम उस पर ब्रीफिंग्स नहीं देते, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि रोज़ाना की बुनियाद पर लोग पकड़े जाते हैं गैर कानूनी तारीकी वतन और उनको डिपोर्ट किया जाता है। एक मिनट देखें जी, एमक्यूएम ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की ना। अब ये एक बहुत बड़ा हादसा था, ठीक है, बहुत अफसोसनाक हादसा था। बहुत मासूम जाने गई हैदराबाद में और उसका तहे दिल से अफसोस भी था। फौरी तौर पर जैसे ही वाक़या हुआ तो मेयर हैदराबाद वहाँ पहुँचे, वहाँ के मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे फौरी तौर पे हम और चीफ मिनिस्टर साहब फौरी तौर पे जिस तरह बॉडीज़ पहुँची, हॉस्पिटल पहुँचे और चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर जो है वहाँ पे हम लोग शहर से बाहर थे, फौरी तौर पर हैदराबाद की इंतज़ामिया को कहा, हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट किया। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा खुद, मोहतरमा अजरा पीछो साहिबा खुद वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद थी। एक एक मरीज़ की ये वहाँ पे जो भी सहूलियात की ज़रूरत थी वो वहाँ पे करवा रही थी। यही हुकूमत का काम। अब मैंने कहा कि उस पर भी एमक्यूएम ने सियासत करने की कोशिश की, तो ये उनका वतीरा रहा है। इनके बाद एक ये आप एमक्यूएम का सवाल पूछ रहे हो? बैठे पहले मैं इनका जवाब दूँ, आपका जवाब देता हूँ। ये कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत बिलाखिर ये तस्लीम करने को क्यों तैयार नहीं है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो हद से ज़्यादा है। मेरी मिसाल है, कल मेरे घर में जो है वो दिन दिहाड़े वारदात हुई है और इस तरह की दीदा दिलेरी से हुई है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। आपने कल आपके पास कार्रवाई हुई है ना, तो डेफिनेटली एक मिनट यार, एक मिनट भाई, कहाँ से आप? अच्छा एक मिनट। तो भाई मेरा सवाल ये है, आपके सवाल का जवाब ये है कि कल वाक़या हुआ है, इंशाल्लाह ताला बाकी केसेस भी डिटेक्ट हुए, ये केस भी आपका डिटेक्ट हो जाएगा। ये बताएं कि उस दिन प्रेसिडेंट आपके यहाँ उस दिन चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने आप कई वजीरों की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है या बात की है और चीफ मिनिस्टर साहब को कहा है कि वो वज़रा की कारकर्दगी को देखें जैसे कि वो पहले देखते थे। तो क्या आपको हुकूमत सिंध या चीफ मिनिस्टर सिंध कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं कि वजीरों की कारकर्दगी देखा जाए कि वो दफ्तरों में है? देखिए जी, हमेशा पार्टी की लीडरशिप जो होती है वो बेहतरी के फैसले करती है और बेहतर तरीके से सोचती है, इसीलिए वो लीडर हैं। डेफिनेटली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे सबके चेयरमैन हैं और उन्होंने जो बेहतर समझा और उन्होंने उसी तरीके से सबको ये हिदायतें की और उसमें कौन सी गलत हिदायत की, उनकी सारी हिदायतें ठीक थी कि हर मिनिस्टर का काम है कि वो जो है वो दफातर में बैठे, आवाम के मसले सुने। और तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही कारकर्दगी की और उन्होंने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब आप तमाम मिनिस्टर्स की कारकर्दगी देखें। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द बेस्ट थिंग। हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों को अकाउंटेबल कर रही है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने एमपीएस को, अपने एमएनएस को, अपने मिनिस्टरों को, अपने चीफ मिनिस्टर को अकाउंटेबल कर रही है और पब्लिक के लिए अकाउंटेबल कर रही है। तो ये हम सबको इसको अच्छे तरीके से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आसिफ साहब एक मिनट, बारी एक मिनट भाई। आज एमक्यूएम कराची बदमनी पर एहतजाज कर रही थी ये और मौजूदा जो एमक्यूएम की क़यादत है ये अल्ताफ हुसैन फरमाना में भी यही क़यादत थी, यही राब्ता कमेटी थी। तो उस वक्त के जो केसेस हैं और इस वक्त के जो हालात हैं तो उसमें आपने कोई क़यादत को माफ़ किया, कोई एनआरओ दिया जो एक्सेप्ट किया गया और इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं, कल भी वही लोग हैं तो उस वक्त तमाम चीज़ों। देखिए मैं कह रहा वही कहा कि कराची के लोगों की मेमोरी अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई। लोगों ने देखा और देखते थे कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल आती थी लंदन से और पूरा शहर बंद, और आप भी देखते सड़कों पे फायरिंग होना शुरू हो जाती थी, गाड़ियां जलना शुरू हो जाती थी। ये नहीं देखा जाता कि भाई मैं किसकी गाड़ी जला रहा हूँ। किसी हड़ताल की कामयाबी के लिए
लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जलती थी, लोगों की गाड़ियां मोटरसाइकिलें जलती थी, टायर जलते थे, दुकानें बंद होती थी। ये नहीं सोचा जाता था कि यार ये मैं इकोनॉमी का नुकसान कर रहा हूं और मैं किस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा हूं। कराची बंद होता था तो रोजाना ये भी खबरें आती थी कि अरबों रुपए का आज नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें जिन लोगों ने की हैं वो सबको पता है। मैं माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहता। संजय साहब एक मिनट। अच्छा, मैं आपको बात बता दूं, देखिए ये फिर जैसे एक मीडिया ट्रायल किया जाता है या लोग अपनी ख्वाहिशों पे बात करते हैं। मैं आपको तो खुल के बता दूं, जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। परसों वज़ीर आला सिंध ने एक ब्रीफिंग रखी जिसमें उस वहाँ के पीडी ने भी उनको ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये चीज़ बताई। उसमें यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। बानी पीटीआई के ऑफिशियल्स एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट की तफ्तीश का ये मामला है। बानी पीटीआई एफआईए टीम के सामने शामिल तफ्तीश हो गए। जेल जराये के मुताबिक एफआईए की टीम बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश कर रही है। इस वक्त तफसीलात जानते हैं खालिद चौधरी से। खालिद चौधरी बताएगा तफ्तीश इस वक्त की जा रही है एफआईए की जानिब से, बानी पीटीआई से क्या तफसीलात हैं। पंचोता की मौजूदगी में एफआईए टीम के सामने शामिल तफ्तीश हो गए हैं। जेल जराये के मुताबिक एफआईए टीम ने बानी पीटीआई को उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट दिखाकर तफ्तीश की, जबकि बानी पीटीआई अपने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब भी देते रहे। एफआईए टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश के बाद इस वक्त जो है अडयाला जेल से वापस रवाना हो चुकी है। और यहाँ बताते चलें कि एफआईए तफ्तीशी टीम में जो है एडिशनल डायरेक्टर एफआईए अयाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब शामिल थे और वकला की मौजूदगी में बानी पीटीआई ने मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए और उनका ये कहना था जराये के मुताबिक कि वो ऑन करते हैं कि एक्स अकाउंट उन्हीं का है, ताहम वीडियो से मुतल्लक उनको कुछ इल्म नहीं है और ना उन्होंने देखा था। और आज तफ्तीश में जो है एफआईए की जानिब से उन्हें वीडियो भी दिखाई गई और उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए, जिसके बाद एफआईए टीम यहाँ से अडयाला जेल से वापस रवाना हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यार मोहम्मद बालादी पर खातून को मुबैना तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस दे लिया, 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली गई। यार मोहम्मद बालादी ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट के लिए खातून टीचर से भारी रकम का मुतालबा किया। वज़ीर आला सिंध को सजावल से मेंबर कौमी असम्बली ने दरख्वास्त इरसाल की है। मज़ीद तफसीलात आपको बताते चलें, यार मोहम्मद बालादी ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट के लिए खातून टीचर से भारी रकम का मुतालबा किया। ईद उल अज़हा पर किसी भी कल अदम तंजीम को कुर्बानी के जानवरों की खालें इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर पुलिस ने मवेशी मंडियों का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। इस वक्त नुमाइंदा न्यू ने शाहिद रिजवी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान के साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। शहरियों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों का इनकाद किया जा रहा है। खुली कचहरियाँ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान जो है मसाजिद में इन्होंने लगा रहे हैं। हर जुमे को जो है किसी न किसी मस्जिद में शहर की जाके वहाँ खुली कचहरी लगाते हैं। वहाँ पे आने वाले नमाजी हैं जो शहरी हैं, उनके मसाइल सुनकर फौरी तौर पर मौके पर अहकामात जारी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान मौजूद हैं। खुली कचहरी जो एक मेरी तरफ से हो रही है, इसी तरह जितने हमारे 6 एसपीज़ हैं वो अपना हर जुम्मे की नमाज के बाद वो अपने डिविजन्स में 22 एसडीपीओज़ अपने अपने एरिया की किसी न किसी मस्जिद में और 84 एसएचओ अपने अपने थानों की हदूद में किसी मस्जिद में कर रहे हैं। तो ये 100 से ज़ायद खुली कचहरियाँ हर जुम्मे को लाहौर में लगाई जा रही हैं। मवेशी मंडियों का हमारा पूरा सिक्योरिटी ऑर्डर इसमें जारी हो चुका। 9 बड़ी मवेशी मंडियाँ हैं जिस पे हम काम करेंगे। उस पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट ना सिर्फ वर्दी में होगी, साथ साथ उसमें सादा कपड़ों में भी हमारे एहलकार होंगे। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर कहते हैं कि जो शहर की जो मवेशी मंडियाँ लगी हैं वहाँ पर पुलिस के काउंटर भी कायम किए जाएंगे। किसी बैन मजहबी तंजीम को जो है कलादम खालें इकट्ठी करने की इजाज़त
नहीं ठीक है होगी। शाहिद रसी, बहुत शुक्रिया। मारूफ अदाकार शान सोशल मीडिया की खबरों की जीनत बन गए। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार शान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में अदाकार को नाखुश देखा जा सकता है। शान वीडियो में नाखुश नजर आए और फिर उन्होंने मुंह मोड़ लिया। इस वीडियो को अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करें तो आगे बढ़ते बात करते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद ग्रीन शर्ट्स की नाकामी। शायकीन क्रिकेट के चेहरों पर उदासी है और मैच के नतीजे पर आवाम क्या कहती है ये हम आपको अभी दिखाते हैं। दुख वाली बात तो है और हमारे तो लड़के जो हैं बहुत पहले से खेल रहे हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है हमारी टीम एक्चुअली। इतना बड़ा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के पास होने के बावजूद हार गई है, बहुत दुख हुआ हमें। पाकिस्तान मैच बहुत बुरा आ रहा है, इसको अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। यूएसए जो इमर्जिंग टीम थी, अभी न्यू आई है टीम, आप उससे ही हार गए हैं। आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप इंडिया को हरा सकते हैं? बॉलिंग भी काफ़ी नहीं चली, मोहम्मद आमिर जैसे हो गया, हमें उस पर बड़ा इत्मीनान था लेकिन वो नहीं चला। भाई ये तो बहुत ही अफसोस और शर्म का मकाम है कि एक न्यू टीम से हार गए हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा।